ऐसे तो नॉर्मली आपसे पूछ ले कोई कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो आप बोलोगे कॉज ऑफ रेजिस्टेंस तो मतलब जहां इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम हो रही हो चलने में वहां पे रेजिस्टेंस होगा, है ना। देखिए होता क्या है, जब कभी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब ड्रिफ्टिंग होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं। कोलाइड किसके साथ करेगा, तो आयंस के साथ, एंड अगर एटम्स हैं तो एटम्स के साथ कोलाइड करेगा कंडक्टर में। और वैसे केस में जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो अपोज करेगा इस कॉलिजन्स का। ड्यूरिंग द कॉलिजन वो क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि जब आपको मैंने क्या बताया कि जैसे आपने देखा अभी इलेक्ट्रॉन्स जो था इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में था, ठीक है, और ये जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है तो वैसे में इंस्टेंटली वो क्या करता है, कोलाइड करता है। पहले कोलिजन होती है, उसके बाद वो एक डायरेक्शन में इस तरह से आना शुरू हो जाता है। तो जब ये कोलाइज करता है तो यही बेसिक कोलिजन के कारण ही यहाँ पे बेसिक रीजन इसका यही होता है। जैसे ही कोलिजन होती है तो बेसिक रीजन होता है यहाँ पे जिसके कारण की रेजिस्टेंस कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है। जो लिखा है यही बेसिक कॉज है, दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि स्टेट किरचॉफ्स रूल अप्लाई, स्टेट करना है पहले किरचॉफ्स रूल क्या है, और अप्लाई दीज रूल्स टू लूप PRSP, PRSP एंड PRQP। तो देखो दोनों जो है, एक PRSP मतलब ये कह रहा है कि इधर से ऐसे घूमने के लिए कह रहा है, मतलब कहा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और दूसरा है PRQP, तो PRQP ये दूसरा जो है ये इस तरह से मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात कर रहा है। टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट I1, I2, I3, और करंट आप यहाँ पे देखो ये I1 है, ये I2 है, और ये जब I1 और I2 ये दोनों मिलेंगे ना तो ये करंट का डायरेक्शन जैसे आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में ये दोनों का मिलके I3 बनेगा। जो जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल तो आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये I3 जो आप देख रहे हो डायग्राम में, जो P पॉइंट पे है, ये I1 और I2 के मिलने से बना हुआ है। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आपका जंक्शन रूल है। इसको इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूं। अब एक एक करके आप लूप को देखोगे। पहले मैं लूप ले रहा हूं PRSP, इस लूप को ले रहा हूं। तो लूप जब भी आप सॉल्व भी करना तो आप लूप जरूर लिखोगे PRSP। इस लूप में आप देखो, इस लूप में आप कैसे देखोगे, देखो यहां से आप देखो, इधर से आप करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, P से R के डायरेक्शन में जा रही है। करंट की डायरेक्शन किधर है, P से R की तरफ है, और इसी डायरेक्शन में करंट है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, रेजिस्टेंस आपका 20 ओम का है, और करंट I3 है। तो आप क्या लिखते हो, इसके मतलब P और R के बीच का पोटेंशियल कितना होगा। तो सोचो P और R के बीच, P और R आपको बोला जाए, P और R के बीच का पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे I3 है और रेजिस्टेंस कितना है, 20 का है, तो ये 20 I3 हो जाएगा। कहां से कहां तक, P से R के लिए। तो सबसे पहले ये काम कर लेंगे, P से R के लिए लिख लेना है। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं 20 I3, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको लेके, इसी वायर को लेके आप P से R पे आ चुके हो। R से आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, R से S के लिए मूव करना है हमें, क्योंकि आपकी डायरेक्शन इधर है। तो R से S के लिए मूव करोगे तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आपका है देखो 200 ओम। और करंट इस सर्किट में करंट कितनी है, मतलब इसमें और इसमें यहां पे सर्किट में करंट कितनी है। एक बात और बता दूं मैं, जितना करंट इस सर्किट में आ रहा है, देखो इस सर्किट में इधर से कितना करंट आ रहा है, I2 आ रहा है।
तो I2 इधर से यहाँ पे I3 बेशक जा रहा है, लेकिन जब सेपरेट होगा तो फिर से इसको I2 ही वापस मिलेगा। जैसे आपका यहाँ पे नीचे वाले में देखो I1 इसमें आ रहा है, तो वापस जब R से सेपरेट होगा तो यहाँ पे इसको I1 ही मिलेगा इधर वाले को। तो उसी तरह से इस वाले को क्या मिलेगा, इस वाले को आपको I2 करंट ही मिलेगा। तो I2 करंट मिल रहा है तो अब आप I2 करंट लेके काम करो। देखो यहाँ पे क्या किया आपने, जैसे 20I3 लिखा, अब इसी डायरेक्शन में जाना है। देखो डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आपको इसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, करंट ऐसे ही तो जा रही है क्योंकि आगे चल के करंट ऐसे जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में जाना है तो प्लस लेना। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन रह गई तो माइनस ले लेना। अभी मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूं, प्लस 200I2 क्योंकि इसका करंट 200I2 है। अब यहाँ पे ये जो कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ये 5 वोल्ट है, बैटरी के 5 वोल्ट से, और नीचे वाला जो है ये 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो 4 वोल्ट के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, तो इधर लिखोगे -5 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये अब इक्वेशन क्या होगा आपके पास, 20I3 प्लस 200I2 इक्वल टू 5। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन की बात कर लो। कौन सा लूप, तो अगला लूप आपके पास PRQP इसमें। तो PRQP में फिर से P से R पे का पोटेंशियल देखोगे, P और R के बीच का पोटेंशियल, तो 20I3 है क्योंकि करंट इसका I3 है, तो अभी भी आपको 20I3 लिखना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लूप। अब लूप भी लिखना पड़ेगा, लूप की नेमिंग पहले लिखनी होगी। लूप की नेमिंग है PRQP, तो PRQP ये लूप ले लिया और यहां पे लिखा मैंने 20I3। उसके बाद करंट की डायरेक्शन देखनी है आपको, तो करंट इसके बाद इधर से इधर जा रहा है क्योंकि ये I1 जो है आगे चल के इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो इधर से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे 60 है और ये करंट यहाँ पे क्या होगा, तो करंट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे I1 है, तो इसका मतलब इस वायर में, एक सिंगल वायर में करंट I1 ही रहेगा, तो इसमें भी I1 ही होगा। तो प्लस 20I2 20I1। ठीक है, ये 20 नहीं 60 है, तो 60 लिखोगे। जितना भी दिया जाएगा वैल्यू जितनी उतना ही लिखना है आपको। तो आप यहाँ पे 60 है तो 60 लिखो, 60I1। मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए इस लूप पे आ गया था, तो अभी ये 60I1, 20I3 60I1। और ये देखो निगेटिव से फिर से कनेक्ट हो रहा है, तो -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 20I3 प्लस 60I1 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 3। ठीक, अब ये दो इक्वेशन है, देखो दो इक्वेशन है और दो अननोन भी होना चाहिए, तभी तो उसकी वैल्यू आएगी ना। तो अब सबसे पहला आपका काम अब यहाँ पे क्या होगा, वो उस पे ध्यान देना। अब आपका काम होने वाला है कि आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये I3, ये देखो ये जो I3 देख रहे हो, इस I3 जहां पे भी I3 है आपके पास, इस I3 की जगह पे आप क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो जहां I3 है वहां पे I1 प्लस I2 लिखना है आपको, ये चीज आपको करना है। ठीक है ना, तो इक्वेशन चेंज करते हैं। देखिए इक्वेशन 2 आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा, 20 और यहां पे I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 200I2। ठीक है, और इक्वल टू 5। तो ये हो गया 20I1 प्लस 20I2। अब ये 20I2 पहले मैं लिख देता हूं स्टेप, उसके बाद स्किप नहीं करूंगा अभी। 20I2
प्लस 200I2 इज इक्वल टू 5। तो ये 20I1 प्लस 20I2 और 200I2 मतलब 220I2 इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन तो आपका ये आ गया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आप यहां पे और भी करना चाहोगे तो वो भी आएगा। देखो क्या आएगा। अगर मैं इस वाले इक्वेशन की बात कर लूं, यहां पे 20I3 है, तो 20I3 की जगह पे फिर से I1 प्लस I2 प्लस 60I1 इज इक्वल टू 4। तो ये 20I1 और 60I1 80I1 हो गया। तो एक साथ मैं यहां पर लिख देता हूं 80I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर आप सोचो यहां पे 1 लिख के 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। इसके ये जो टर्म्स हैं, इस दोनों टर्म्स में 4 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा। मतलब दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट साइड अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो इसको डिवाइड 4 कर दो, इसको डिवाइड 4 कर दो, इसको भी डिवाइड 4 कर दो। मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो 4 4 4। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये 20 और ये 4 5 जा 20। तो ये हो गया आपके पास 20I1 प्लस 5I2, ठीक है, 5I2 इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन हो गया आपके पास। ये इक्वेशन अभी भी आपका इक्वेशन जो है वो थर्ड वाला ही है, इसको मैं नेमिंग दूसरा नाम नहीं दे रहा। ये इक्वेशन 3 ही मैं लिख रहा हूं इसको अभी, क्योंकि इसी इक्वेशन को मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। उसी तरह से यहां पे भी अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, देखो इसको भी 5 से डिवाइड करो, इसको भी 5 से डिवाइड करो, इसको भी 5 से डिवाइड करो। तो अगर आप 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करोगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो ये 44 आ जाएगा आपके पास। 44I2 इक्वल टू 1। और ये जो है इक्वेशन सेकंड जो है उसी को चेंज किया है आपने, तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड ही मानूंगा, अभी कुछ और दूसरा नहीं, इक्वेशन 2 ही मान रहा हूं मैं। तो यहां से आपके पास 2 इक्वेशन आपको मिल रहा है और दोनों इक्वेशन को मैं बॉक्स में ले लेता हूं ताकि ये दोनों इक्वेशन मुझे साफ दिखे। यहाँ पे एक इक्वेशन ये रहा गया, इक्वेशन 2 वाला, और यहां से इक्वेशन 1, इक्वेशन 3। तो अब ये 2 इक्वेशन हमारे पास अभी है, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि सारा काम अब कैलकुलेशन का ही बचा हुआ है हमारे पास। एक वेरिएबल्स I1 है, एक वेरिएबल्स I2 है, और यहां पे आप देखो यहां पे भी I1 I2 है। तो इस दोनों को सॉल्व करके मुझे I1 निकालना है और I2 निकालना है। जरा निकाल के देखिए एक बार। आपने मान लो ये इक्वेशन को रखा होगा अपने पास, डिवाइड नहीं किया, और इसको सॉल्व किया होगा, तो I1 कैंसिल हो गया होगा और यहां से आपके पास I2 की वैल्यू आ रही होगी। I2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 डिवाइडेड 215 इतने एम्पियर की। अब I1 की उसमें I2 की वैल्यू रख दो और यहां से I1 की वैल्यू फाइंड करो और मुझे बताओ I1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है। हाँ, ये आएगी आपकी 39/860 और डेसिमल में आपने कितना बताया इसका? 0.041। 0.041 बिल्कुल सही आ रही है।
तो अब सवाल है कि भाई I3 कितनी आएगी। तो I3 को जैसे मैंने बताया कि I1 प्लस I2 करोगे तो इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे तो 11/172 एम्पियर, ये दोनों को ऐड करके ये वाली वैल्यू ये दे देगा। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टेट किरचॉफ्स रूल। चलो किरचॉफ्स रूल तो आपको पता है। यूज दिस रूल्स टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट डायग्राम शोन बिलो। अब जो सर्किट डायग्राम आप नीचे देख रहे हो इसमें से मुझे बताना है कि I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा की तरह अगर देखा जाए आपको, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है यहाँ पे किसका है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसका है, E4 का। इसमें डायरेक्शन मैंने यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्शन इस तरफ था लेकिन ब्लैक वाले से, इसको मैं डायरेक्शन उस तरफ कर रहा हूँ राइट साइड में, तो डायरेक्शन इस तरफ हो गया और इधर से ये करंट इधर जाएगा और ये करंट I3 ही जो करंट है, ये सर्किट डायग्राम आपके पास दी हुई रहेगी। ये I3 दो पार्ट में बट रहा है, एक I1 में जा रहा है ऊपर और एक I2 में जा रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या फिर से वही बात हो गई? जी हाँ बिल्कुल, कि I3 जो है फिर से एक बार आपके पास जंक्शन रूल के हिसाब से I1 और I2 में डिवाइड हो गया। अब समझने की बात यह है कि I1 अगर इधर जाएगा तो यहां पे भी आपको I1 ही मिलेगा, I2 अगर इधर से जा रहा है तो आपको यहां पे I2 ही मिलेगा और यहां से आपके पास चूंकि I3 इससे निकल रहा है तो वापस आपको टोटल इस जगह पे I3 ही मिलेगा। अब इसमें भी आप लूप कंसीडर करो। देखो अभी भी आपने एक लूप कंसीडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो इन लूप, अब लूप मैं यहां पे ले लेता हूं। पहले मैं नेमिंग कर देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं नेमिंग कर देता हूं ताकि मुझे जो है किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए इसको सॉल्व करने में। नेमिंग ABCDEF, ये नेमिंग कर दी मैंने। अब इन लूप, कौन से लूप देख रहे हो आप? तो देखो अभी मैं पहले देख रहा हूं ये वाला लूप, FCDEF, ऊपर वाला लूप देख रहा हूं। कौन सा? ऊपर वाला लूप देख रहा हूं जो ऐसे घूम रहा है। F से C, C से D, D से E और E से फिर F, इस लूप की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, इसमें देखो यहां से अगर आप करंट लेते हो, यहां से सोचो मैं यहां से चल रहा हूं इस जगह से, तो करंट इसमें कितना है? I2 है और रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम का है। तो इस जगह से इस जगह तक अगर पोटेंशियल कोई पूछे क्या होगा, तो V इक्वल टू IR आप लगाओगे, तो V इक्वल टू IR मतलब 3I2 हो गया। 3 रेजिस्टेंस है और I2 क्या है? करंट है, तो ये होगा आपका 3I2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3I2। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? अब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? डायरेक्शन देखना। मैंने क्या बोला था कि अगर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव लेना, लेकिन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आपको चलना पड़ रहा है, मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप इधर सर्किट लूप इधर बना रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आपको चलना पड़ रहा है। तो मैंने बोला था जब अपोजिट चलोगे तो क्या करोगे आप? माइनस लोगे, तो माइनस ले लिया मैंने। और इधर देखो यहाँ पे I1 करंट आ रहा है और ये 4 रेजिस्टेंस है, मतलब इस यहां से यहां तक की पोटेंशियल कितनी होगी? 4I1। तो अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे 4I1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहां पे, इसको पहले क्लीन कर दिया, 4I1 आ गया। अब 3I2 माइनस 4I1, और ये किससे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पे -2 से, निगेटिव के पोटेंशियल से कनेक्ट हो रहा है। तो -2 इक्वल टू 0 लिखोगे, तो मैं डायरेक्ट इक्वल टू 2 लिख देता हूं, ये एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगला लूप FCBAF, नेक्स्ट लूप मैं ले रहा हूं इन लूप FCBAF। ये लूप हो गई। इसमें देखो ये 3I2 तो रहेगा ही रहेगा, यहां से यहां जा रहे हो आप तो 3I2 रहेगा, 3I2। उसके नीचे आ जाओ आप इस तरफ,
तो नीचे आओगे तो बी से सी पे जाना है, तो करंट इस बार आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो आप, देखो इधर से आप आए और इधर से इसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ब्लैक वाली जो लाइन है, ठीक है, इधर जा रहे हो आप सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप सेम डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी आपको। तो आ जाओ देखते हैं, इस एरो को हटाता हूं मैं, और 3i2 प्लस ये हो जाएगा 2i3। इसको इरेजर से मैं यहाँ पे रेड मार्क से इसको ज्वाइन कर देते हैं, सिंपल, इसको कुछ नहीं करना, ये ज्वाइन कर दिया। ये 2 ओम का है और i3 करंट है, तो 2i3 इक्वल टू कितना हो गया, तो इक्वल टू 3, क्योंकि ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पे आप देखो 3i2, i3 की वैल्यू कितनी थी भाई, i1 प्लस i2, तो प्लस 2, i3 की जगह पे आप i1 प्लस i2 कर दो, इक्वल टू 3। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना है, थोड़ा सा तोड़ना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, बाकी तो कुछ काम है नहीं। तो 3i2 और ये देखो 2i2, 3i2 और 2i2 कितना हो जाएगा, ओवरऑल 5i2 हो जाएगा। तो मैं 5 डायरेक्ट मैं यहां लिख रहा हूं 5i2 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 3। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो यहां पे भी i2 i1 है, यहां पे भी i2 i1 है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। तो यहां पे सॉल्व करोगे और i1 और i2, i1 i2 और i3 की वैल्यू बतानी है अब आपको। तो आप शुरू करो, अब इसको सॉल्व करना, i1 निकालो, i2 निकालो और i3 निकाल के जरा मुझे बताओ कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। i2 मैं लिख रहा हूं 12/13 इतना एम्पियर। i1 कितना आ रहा है, i1 आ रहा है आपका 36/104। और सिंपलीफाई कर लूंगी। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा, जैसे 6 से हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 4 आ जाएगा, लेकिन 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 2 से हो जाएगा फिर, तो 2 से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मैं 104 रहने देता हूँ, बाकी और इस दोनों को ऐड करके फिर i3 की वैल्यू आप यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। देता हूँ कि यहाँ पे भी i1 i2 i3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो i1 आया हुआ है यहाँ पे, i1 ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस जंक्शन से, ए जंक्शन से, i2 और i3 में। तो i1 इज इक्वल टू i2 प्लस i3। पहला काम तो ये कर दिया हमने, i1 का काम कर दिया। अब लूप ले लो, देखो लूप ए, यहां पे हर जगह पे ए लिखा गया है। जो लूप ले रहे हो आप, लूप कौन सा लोगे, तो देखो ए से शुरू करते हैं, या कहीं से भी एक लूप आप सिलेक्ट कर लो। अभी मैं ए डी, ठीक है, ए ठीक है, इन लूप ए डी बी ए, पहले इस लूप में मैं देख रहा हूं, ए डी बी ए, इस लूप में देखो यहां से आप चलो, यहां पे करंट कितनी जा रही है, i2 जा रही है। और यहां देखो इधर से अगर आप चलोगे कितनी करंट आ रही है, यहाँ पे 2i1 और 1। तो ये दोनों तो एक्चुअल क्या है कि ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो 2 ओम प्लस 1 ओम ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 3 ओम हो जाएगा। और इस दोनों से करंट कितनी जा रही है, तो इस दोनों से करंट जा रही है i1 की, तो हो जाएगा ये 3i1। तो इसको देखा तो हमने लिखा यहाँ पे 3i1। और यहां से आप जब इधर आ रहे हो तो यहाँ पे देखो i2 है और ये 3 ओम का है, तो 3i2। पोटेंशियल इस दोनों के बीच कितनी हो गई, 3i2, ठीक है। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। तो बैटरी आप देखो यहां से यहां पे आ रहे हो तो -2 निगेटिव को टच कर रहा है, -2, और इधर से इधर आ रहे हो तो प्लस को टच कर रहा है, तो +1।
पूरा पोटेंशियल मतलब बैटरी की पोटेंशियल हो और इस सबकी पोटेंशियल सबके नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला होता है, यही लूप रूल होता है। तो ये हो गया आपके पास 3i1 प्लस 3i2, और ये अगर इक्वल के उधर चला गया तो 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। एक इक्वेशन आपको तो यहीं पे मिल जाएगी। अब अगला लूप देख लो, पहला लूप आपने यहाँ पे देख लिया है, लेकिन अब इन लूप अगले लूप में देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप फिर से कर ही लोगे, लेकिन लूप का इक्वेशन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये लूप होगा DCBD, तो DCBD ये लूप है। तो इस लूप में आप क्या देखोगे, देखो यहां से आप देखो 3 ओम का ये है, 1 ओम का ये है, 3 प्लस 1, क्योंकि ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और करंट इससे कितना जा रहा है तो i3, यहाँ पे करंट कितनी जा रही है देखो यहाँ से i3, तो 4i3 हो गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, आपको सीधा यहाँ पे लिखना है 4i3। एक तो इसका काम हो गया। उसके बाद जब आप इधर से इधर आओगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। करंट आपकी किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप आ रहे हो, इधर से आ रहे हो। तो इधर से जब आप आओगे तो माइनस यूज करना पड़ेगा, तो माइनस ले लेते हैं, माइनस। अब माइनस में देखो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है 3, करंट कितना है i2, तो माइनस 3i2। ठीक है, दिस वन। अब ये देखो यहाँ पे ये 3i2 जब टच कर रहा है, यहाँ पे आ जाओगे आप, तो फिर इसमें E3 में जाके टच करोगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 बैटरी है, फिर से ये प्लस वाला है और ये यहाँ पे भी प्लस वाला है। दोनों अगर आप इधर से देखोगे तो यहाँ पे दोनों में पोटेंशियल की बात हो रही है ना, दोनों पोटेंशियल है यहाँ पे। तो बैटरी का कनेक्शन अब देखना पड़ेगा। अब इसमें मैं एक कनेक्शन में थोड़ा उल्टा करके दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ एक यूनिक चीज भी मिले। मान लो कि E3 को मैंने E3 का ये वाला मैंने बड़ा कर दिया, ये वाला प्लस हो गया, और दूसरे वाले को ये वाला को मैं चाहता हूं कि ये वाला माइनस हो जाए। तब कैसे सॉल्व करोगे वो चीज देख लो। तब ऐसे केस में यहाँ पे जो i3 है ये 3 वोल्ट है, ठीक है, तो ये 3 और यहाँ पे ये कितना है, ये अब बैटरी का ये वाला प्लस और ये मतलब बैटरी उल्टा कनेक्टेड है। अगर बैटरी सीधी कनेक्टेड होगी तो ऐसे होगा, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, ऐसे कनेक्ट होगा, फिर प्लस माइनस, ऐसा कनेक्ट, ये सीधी कनेक्शन हुई सीरीज में। लेकिन बैटरी उल्टी कनेक्टेड है तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने से माइनस करना पड़ेगा, 3 और माइनस 1 मतलब 2 वोल्ट हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। i3 की जगह पे आपको कुछ रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे i3 इक्वल टू कितना होगा, i3 इक्वल टू i1 माइनस i2, क्योंकि i3 की वैल्यू आपको देख के रखनी पड़ेगी यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन में, ताकि दोनों टर्म्स हमारे पास i1 और i2 में हो जाए। तो 4 i1 माइनस i2 माइनस 3 i2 इक्वल टू 2। तो अब ये हो गया 4 i1 और माइनस 4 i2 और माइनस 3 i2, ठीक है, तो माइनस 7 i2 इक्वल टू 2। अब 2 इक्वेशन आ गया आपके पास, और दोनों इक्वेशन 2 इक्वेशन और 2 आपके पास क्या है, 2 अननोन टर्म्स हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन टर्म्स है। तो i1 और i2 की वैल्यू अब निकल सकती है। तो आप कैलकुलेट करना शुरू कर दो और मुझे बताओ i1 की वैल्यू कितनी आई और i2 की वैल्यू कितनी आई। बोलो, आपने i2 निकाला -2/33, सही है, बहुत सही है, और i1 भी आपने निकाल लिया 13/33। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जब i3 निकालोगे तो i3 जो है यहाँ पे जैसे देखा आपने i3 i1 माइनस i2 है, तो ये 15/33 आ जाएगा। तो इतने एम्पियर का, यस सर, तो बिल्कुल सही निकाला आपने, एग्जैक्ट आंसर है।